नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने नीतिगत बदलावों से जुड़े 100 से ज़्यादा आदेश जारी किए। जी हाँ, ये 100 से ज़्यादा आदेश वो आदेश थे जिसमें से 78 आदेश पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा पारित किए गए थे। मतलब कि उन सभी तमाम आदेशों में इन्होंने बहुत बड़ा फेरबदल किया और इनके इस फेरबदल के बाद में वैश्विक स्तर पर एक त्राहिमाम जैसी स्थिति बन चुकी है। जी हाँ, इनमें अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना अपने देश से और मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लगाना और जन्म से मिलने वाली यूएस की नागरिकता के खात्मे की ओर, जी हाँ, इनका कदम बढ़ाना अहम था। और ट्रंप के इन फैसलों से अमेरिका में बसने का सपना अब और भी अधिक क्या मुश्किल हो चुका है। जी हाँ, ट्रंप के फैसले में WHO और पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर निकालना। आपको दोस्तों याद होगा कि आखिरकार WHO से, जी हाँ, अमेरिका बाहर निकलना क्यों चाहता है। आपको याद होगा कोविड का समय। जी हाँ, उस दौर को कोई भी इंसान जीते जी नहीं भूल सकता, मुझको ऐसा लगता है। सो क्या आपको मालूम होगा कि किस तरह से चीन के वुहान शहर की लैब से, जी हाँ, ये कोविड वायरस क्या हुआ था, एग्जीक्यूट हुआ था, मतलब कि फैल चुका था। और इस बात को कहने के WHO ने पूरे वर्ल्ड के सभी देशों से, जी हाँ, 195 देशों से छुपा के रखा था। जब ये बहुत ही बुरी तरीके से फैलना शुरू हुआ तब जाकर के इसको पैंडेमिक घोषित किया गया था। और तभी से लेकर के लगातार दोस्तों जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनकी यही मांग थी कि हम WHO को अपना जो ईयरली फंड देते हैं, ठीक है, अब हम ना इसके सहयोगी होंगे ना हम इसको फंड देंगे, हमको WHO की आवश्यकता नहीं है। सोचिए, इतने बड़े संगठन की अब इसको खुद आवश्यकता नहीं है और ये यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। इनफैक्ट दोस्तों ये नाटो से भी बाहर निकलना चाहता है। सो गाइस, 6 जनवरी के कैपिटल हिल्स, आपको याद होगा, संसद भवन के परिसर में एक हिंसा हुई थी और उस हिंसा मामले में 1600 समर्थकों को माफ़ी देना और टिकटॉकों को, जी हाँ, जो टिकटॉक ऐप होती है उसको राहत देना भी इसमें अहम बात थी। जी हाँ, इन्होंने अब टिकटॉक को राहत दे दी है और इनमें से, जी हाँ, कई का जिक्र इन्होंने प्रचार अभियान में भी किया था। मतलब कि प्रचार अभियान में इनकी काफ़ी सारी बातें थी कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, मतलब कि मैनिफेस्टो में जो इन्होंने कहा था, अब उस मैनिफेस्टो को ये साकार रूप देने के लिए आतुर हो चुके हैं। और इनका दोस्तों मानना भी यही था कि मेरे लिए मेरा भारत हमेशा क्या है, फर्स्ट है। जी हाँ, मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका, ये इनका क्या है, नारा है। या फिर दोस्तों मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। सो गाइस, ट्रंप के आदेश से अब अमेरिका में सिर्फ 2 जेंडर ही होंगे, एक होगा मेल मतलब कि पुरुष और एक होगा फीमेल जिसको बोलते हैं महिला, राइट। और इन्होंने दोस्तों थर्ड जेंडर का जो कंसेप्ट है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर, इस कंसेप्ट को इन्होंने अपने देश से ख़त्म कर दिया है। तो बस जन्म के समय तय लिंग को बदला नहीं जा सकता। जी हाँ, अगर आप ऑपरेशन के बाद में अगर अपने सेक्स को चेंज कर देते हो, अब उसके बाद, जी हाँ, डॉक्यूमेंट में भी अपना जो न्यू आपका जो सेक्स है अगर उसको ऐड करना चाहते हो तो वह ऐड नहीं होगा, राइट। और जन्म के समय दोस्तों जो लिंग आपका बाय डिफ़ॉल्ट भगवान के द्वारा दिया गया उसके साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता। सो गाइस, ट्रंप ने फेडरल गवर्नमेंट में नियुक्तियां रोक दी हैं और फेडरल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम जो उनको लंबे समय से मिलता आ रहा था कोविड के बाद से, अब उसको भी क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। अब उनको ऑफिस आना होगा। दोस्तों 1 फरवरी से कनाडा और मैक्सिको से आने वाली चीज़ों पर 25% इम्पोर्ट टैक्स लगाया जाएगा, ये आदेश जारी किए हैं। सो गाइस, टैरिफ से संबंधित आपको एक जानकारी और प्राप्त भी होगी कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अंतर्गत काफ़ी लंबे समय से हम तमाम 5 देश, इनफैक्ट जो हमारे साथ जो अन्य देश हैं उन सब की एक मांग थी क्या, कि हम अपना जो व्यापार है अपने एक सेपरेट करेंसी में लॉन्च करेंगे और हम डॉलर में व्यापार नहीं करने वाले। ऐसा हमारा छोटा सा विचार था। उसके बाद क्या हुआ था, हमको प्रत्यक्ष रूप से, जी हाँ, चाइना और इंडिया, फिर ब्रिक्स के तमाम जो 5 देश है उसके अलावा और लंबी चौड़ी दोस्तों लिस्ट अब तैयार हो चुकी है। ब्रिक्स में अब 5 देश नहीं बल्कि और भी अधिक देश जुड़ चुके हैं। उन तमाम देशों को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर आप डॉलर में व्यापार करके मुझे प्रॉफिट नहीं पहुंचाओगे, मतलब कि अगर हम डॉलर में व्यापार करेंगे, डॉलर का प्राइस लगातार बढ़ रहा है, इस समय आसमान छू रहा है और शायद जुलाई या अगस्त तक, ठीक है, डॉलर का प्राइस 90 से ऊपर पहुंच सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सोचिए, तो हम तमाम देशों को कितना बड़ा क्या होता है, लॉस होता है। हम 5 मित्र हैं, अपने पाँचों के पाँचों जो मित्र हैं दोस्तों, देश हैं, वो अपने अकॉर्डिंग अपने व्यापार करने के लिए हम लोग क्या है, अभी स्वतंत्र नहीं है। अमेरिका से हम लोग क्या है, डरे हुए और दबे हुए हैं। तो इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि मैं आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा दूंगा, मतलब अगर मुझको आपके
पांचों देशों के द्वारा अगर मुझे कोई लॉस होता है, ठीक है, अगर आप व्यापार दूसरी करेंसी में करते हो तो मैं अपना बदला इस तरह से लूँगा, मतलब कि उस लॉस को मैं यहाँ से टैरिफ लगा करके कवर कर लूँगा। सोचिए, ये कहते हैं ओपन धमकी। और दोस्तों ट्रंप ने कार्यकारी आदेश में ये फैसले लिए, पहला दिन था इनका। सोचिए, पहले दिन इन्होंने बैक टू बैक क्या चला, मास्टर स्ट्रोक मारा अपने देश के उन्नति के लिए। सो गाइस, ये आदेश संसद से जी हाँ पास कानून के बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन इन्हें बाद में आने वाले राष्ट्रपति या पलट सकते हैं। जैसे जो बाइडेन ने आदेश दिए थे, ठीक है, अब वो पूर्व राष्ट्रपति हो चुके हैं, नए आ चुके हैं ट्रंप, तो पूर्व राष्ट्रपति के फैसलों को नया राष्ट्रपति जी हाँ बदल सकता है। सोचिए, 100 में से 78 फैसले वो फैसले हैं जो बाइडेन ने दिए थे, मतलब कि उनके कार्यप्रणाली पर इन्होंने पूरा क्या कर दिया, धराशायी कर दिया। तो अमेरिकी संसद के उच्च सदन जिसको बोलते हैं सेनेट, राइट, सेनेट ने भी सोमवार को एक बिल पास किया जिसके तहत जी हाँ चोरी और हिंसा के आरोपी प्रवासियों को हिरासत में, ठीक है, अब लेना होगा। अब दोस्तों जो लोग इंडिया से डंकी मार करके बहुत ही बड़ी संख्या में विदेश जाते हैं तो उनके लिए डंकी का जो प्रोसेस है वो और भी खतरनाक हो चुका है। जी हाँ, जो असाइलम लेकर के उस कंट्री के अंदर रह रहे हैं उनके अंदर भी जी हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब स्टार्ट हो चुकी है, और ऐसा माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ी संख्या में जी हाँ अमेरिका में रहने वाले जितने भारतीय हैं वो वापस इंडिया आने वाले हैं। सोचिए, इसलिए अपना देश है। वो अलग बात है कि हमारे देश में विकास की तस्वीर थोड़ी सी स्लो है। जी हाँ, न्याय की जो स्पीड है थोड़ी सी स्लो है। आप देख पा रहे हैं कि लगातार आखिरकार युवा जान को खतरे में डालकर के विदेश क्यों जाता है, लूडो खेलने के लिए, चिड़िया उड़ी खेलने के लिए नहीं ना, जॉब प्राप्त करने के लिए। अगर उस युवा को यहीं पर जॉब मिल जाए, जी हाँ सही एज होते ही उसकी योग्यता के आधार पर अगर उसको हमारा भारत सरकार जॉब दे दे तो वो विदेश क्यों जाए। थिंक अबाउट इट। यहाँ पर लेकिन वर्तमान में भारत का युवा लाठियाँ खा रहा है। जी हाँ, भारत का किसान इस समय लाठियाँ खा रहा है। दोस्तों अमेरिका के द्वारा जो 100% टैरिफ वाली धमकी दी गई थी, इसको थोड़ा सा हम डेप्थ में समझने का प्रयास करते हैं, राइट। सो गाइस, एक्चुअली इंपोर्ट शुल्क जिसे हम बोलते हैं आयात शुल्क पर ट्रंप ने भले ही भारत को जी हाँ टारगेट किया हो, एक्चुअली ये भारत को नहीं, इसने हमारे पड़ोसी देश चाइना को टारगेट किया था, क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच में लंबे समय से जूतम तजाड़ चल रही है, सर फुटबॉल चल रहा है, दोनों के बीच में सास बहू का रिश्ता है, हम ये कह सकते हैं। अब लेकिन अमेरिका को अगर हम ध्यान से स्टडी करें तो अमेरिका की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? सबसे बड़ी वीकनेस है डेयरी प्रोडक्ट्स। जी हाँ, वो किस पे डिपेंड है? वो देश डिपेंड है हमारे ऊपर। इनफैक्ट डेयरी प्रोडक्ट से लेकर के फल, सब्जियां, कॉफ़ी, चाय, मांस, मछली और मसालों पर 50 से 188% तक जी हाँ इम्पोर्ट जो टैक्स होता है वो लगता है। अब भारत जवाबी कदम भी उठा सकता है। अगर इसने ये बोला है हमको कि अगर हम ब्रिक्स देश अपनी सेपरेट करेंसी लॉन्च करेंगे और डॉलर में व्यापार ना करते हुए उसको लॉस देंगे तो ये हमारे ऊपर 100% टैरिफ लगा देगा, ठीक है। तो हम भी इसको काउंटर करके रिप्लाई कर सकते हैं। आपको याद होगा 2018 में, जी हाँ 2018 में कुछ ऐसे ही हुआ था। 2018 में अमेरिका ने भारतीय स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगाया था, राइट। और बदले में हमने क्या किया था? बदले में हमने मतलब कि भारत ने 29 अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिया था। तो वहाँ टैरिफ बढ़ाओ बढ़ाओ खेलो, हम यहाँ खेलेंगे बढ़ाओ बढ़ाओ खेलो, ठीक है ना। ये खेल चलते रहेगा और दोनों का ही नुकसान होगा कहीं ना कहीं। तो सो गाइस, भारत अपने एक्सपोर्ट मार्केट का दायरा बढ़ाने में जुटा हुआ है। जी हाँ, क्योंकि हम इस समय जितने ज़्यादा अधिक एक्सपोर्ट करेंगे हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जीडीपी पे उतना अधिक सुधार होगा। जी हाँ, अगर हम देखें दोस्तों लास्ट ईयर से इस ईयर में हमारी जीडीपी काफ़ी डाउन जाने वाली है, क्योंकि शेयर मार्केट लगातार क्रैश कर रही है और इस बार हमारी जीडीपी रहेगी मात्र 6.4%। इसको उबारने के लिए हमको अपने एक्सपोर्ट जो हमारी मार्केट है उसको और भी सशक्त बनाना होगा, राइट। दोस्तों यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए पर भी बातचीत फिर शुरू हुई है और इस करार से अमेरिका पर निर्भरता क्या होगी? और भी अधिक घटेगी। मतलब कि हमको किसी भी हालत में अपनी जीडीपी पे काफ़ी अधिक सुधार करना है। अगर जीडीपी किसी भी देश की अच्छी नहीं होगी तो जीडीपी के आधार पर ही बनती है किसी देश की अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था धराशायी हो सकती है। बट इस बार हमारी चांसेस ये है कि हम अपनी जीडीपी को कम से कम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में या तो इक्वल कर दें या उसको बढ़ा दें। जो हम 6.4 पे जो हमारे अनुमान लगाए जा रहे हैं जीडीपी के होने का, उससे तो हमको अधिक प्राप्त करना है। और वो कैसे प्राप्त करना है वो जानेगी हमारी सरकार। और दोस्तों हमारे बड़े बड़े क्या होते हैं, राजनीतिक बड़े बड़े क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं जो निवेश में काफ़ी अधिक नॉलेज रखते हैं, वो राय देंगे हमारी सरकार को। इन शॉर्ट, हमको ट्रम्प से, ठीक है, टैरिफ वाली बात पर डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी ट्रम्प के ऊपर चलने के लिए अपना एक ट्रम्प कार्ड है, राइट। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो ट्रम्प ने जो टैरिफ वाली बात कही थी वो बात कही थी आखिरकार चीन के ऊपर एक दबाव बनाने को लेकर के। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। अभी आपको याद होगा कि इन्होंने, ठीक है, अपने मैनिफेस्टो के अंदर
अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से चाइना के ऊपर निशाना साधा था। और अभी दोस्तों कल, जी हाँ, इन तमाम जो क्वाड्रिलेटरल देश हैं, जो क्वाड देश हैं, उन सभी के विदेश मंत्रियों की कल दिल्ली के अंदर बैठक हुई थी। ये आपको अच्छे से याद होगा। सो गाइस, हिंद प्रशांत महासागर में सुरक्षा और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ट्रंप क्वाड देश कौन कौन से हैं? इसमें हमारा इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान और अमेरिका आता है। ये चारों देश मिलकर के, ठीक है, नौसेना के संयुक्त अभ्यास को समर्थन देंगे। जी हाँ, कल यही तो बात हुई है, क्योंकि ये सभी के सभी देश चाहते हैं कि दक्षिण चीन सागर में चीन के दबाव का सामना कर रहे जितने भी देश हैं, जिसमें आपका एक फेमस देश है वियतनाम, ठीक है, फिलीपींस, ब्रुनई और मलेशिया जैसे देशों को, जी हाँ, मजबूती प्रदान होगी। कहीं ना कहीं जो चाइना इन तमाम देशों के अंदर अपना दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, इन पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, या फिर इनको अपना उपनिवेश आने वाले समय में बनाने की जो मंशा रखता है चाइना, उसकी मंशा क्या हो सकती है? धराशायी हो सकती है, अगर हम यहाँ पर अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दें, हम सभी क्वाड देश मिल करके। सो गाइस, हालांकि आसियान के कुछ देश ऐसे भी हैं जो चीन के फेवर में हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी हम जानेंगे बस चंद मिनट बाद। सोचिए, ये होता है राजनीतिक खेला वास्तविक रूप से। सो गाइस, यहाँ पर हम इंडिया कहीं ना कहीं फंस चुका है। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स में हम लोग क्या हैं? चाइना के साथ खड़े हैं, और क्वाड देशों में हम कहाँ खड़े हैं? अमेरिका के साथ खड़े हैं। अगर इनफैक्ट थोड़ी सी आप कल्पना करके देखिएगा कि अगर दोनों देशों के बीच में एक शीत युद्ध छिड़ जाए, तो इंडिया चाइना का साथ देगा या फिर अमेरिका का? अगर आप भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी होते तो आप किसका साथ देते? या फिर दोस्तों बस यहाँ भी और वहाँ भी दोनों तरफ आप संतुलन बना के चलते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा बहुत ही मुश्किल हो पाता है, सच कहूँ तो। आता हूँ वापस दोस्तों टॉपिक की तरफ। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ट्रंप ने रूस के खिलाफ मजबूती के लिए, ट्रंप ने, जी हाँ, नाटो के सहयोगी देशों को याद दिलाया है उनके जीडीपी के बारे में। और यहाँ पे उन सभी देशों को आगाह ये कर दिया है इन्होंने, ट्रंप ने, कि अपनी जीडीपी का कम से कम 5% आप लोग खर्च करा करो अपनी डिफेंस के ऊपर, ना जाने कब कौन सा युद्ध छिड़ जाए। दोस्तों, युद्ध चाहे नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल युद्ध ही क्यों ना हो, जी हाँ, तमाम जितने भी युद्ध होते हैं उन तमाम युद्धों से, जी हाँ, वैश्विक स्तर पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वो अलग बात है कि जीतने वाले देश का जो क्षेत्र है उसके क्षेत्र में विस्तार हो सकता है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जी हाँ, बड़े बड़े युद्ध हुए, बहुत लंबे समय तक चले, लेकिन वास्तविक रूप से उन युद्धों के बाद में, जी हाँ, पूरे वैश्विक स्तर पर त्राहिमाम जैसी स्थिति बन जाती है। राइट। अब दोस्तों यहाँ पर जहाँ तक मुझको लगता है कि ट्रंप को कहीं ना कहीं माइंड में अब ये चीज़ सेट हो चुकी है कि जो अमेरिका का दबदबा था वो चाइना के कंपैरिजन में अब काफ़ी कम हो चुका है, जो बाइडेन की सरकार जो थी उस समय। राइट। अब मुझे वापस से अमेरिका को फर्स्ट बनाना है। जी हाँ, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अमेरिका, इस होड़ में ये कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जिसके बाद से इनके रिश्तों में अन्य देशों के साथ में एक बहुत बड़ी खटास पैदा हो सकती है। जी हाँ, और इनको सबसे बड़ा डर दोस्तों है चाइना के साथ, क्योंकि चीन ने समय के साथ साथ सैन्य ताकत, आर्थिक नीति और कूटनीति के जरिए अपना दबदबा पूरे वैश्विक स्तर पर बनाने का प्रयास किया है, और ये काफ़ी सफलता इन्होंने हासिल भी की है। इनका ग्राफ दोस्तों लगातार, जी हाँ, जे कर्व के अंदर जा रहा है, मतलब कि ऊंचाई छू रहा है। आज वो सैन्य शक्ति में अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में है। ध्यान रखिएगा कि जो ब्रिक्स देशों ने अपनी जो अलग से करेंसी लॉन्च करने की जो मन बनाया था, जी हाँ, वो चाइना को देखते हुए लगाया था कि चाइना हमारे साथ में, एक बहुत बड़ी ताकत हमारे साथ में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी करेंसी लॉन्च कर सकते हैं। और आपने कई बार सोशल मीडिया में देखा होगा कि जो हमारे चीन के राष्ट्रपति हैं वो लगातार अपनी न्यू करेंसी को लेकर के इस तरह से आपको इमेज यहाँ पे दिख रही होगी, सोचिए। और उसने अपनी मुद्रा युआन का मूल्य भी दशकों से, कई वर्षों से अमेरिका डॉलर के मुकाबले कम रखा है। आप सोचिए, कम रखने के पीछे की वजह क्या है? कम रखने के पीछे की वजह यह है कि जिससे उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में फ़ायदा होगा, मतलब कि उस करेंसी में कोई भी देश चाहे तो व्यापार बिंदास कर सकता है। डॉलर पे अगर वो करेगा तो डॉलर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का है, और जो यहाँ पे इसकी करेंसी है युआन, वो मुद्रा काफ़ी कम है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर व्यापार करेगा तो व्यापार करने वाले देशों को भी फ़ायदा होगा और इस देश को भी फ़ायदा होगा। अब मतलब कि अपनी करेंसी को मजबूती देने के लिए इसने हमेशा डॉलर से अपनी जो लोकल करेंसी है उसको हमेशा कम रखा है। दोस्तों ये होता है स्मार्ट माइंड, राइट। तो गाइस, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए उसने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 100 से अधिक विकासशील देशों में पहुंच बनाई है। अब पहुंच कैसे बनाई है? उनको कर्ज बांट करके, ठीक है। एक होता है विकसित देश, एक होता है विकासशील देश। विकसित देश मतलब डेवलप देश होते हैं, विकासशील देशों से जो अभी विकसित होने की कगार पे खड़े हुए हैं, अपने को अग्रसर कर रहे हैं। जी हाँ, अभी उन्नति उन्होंने प्रॉपर नहीं करी है 100% हर क्षेत्र में, लेकिन अभी उन्नति की तरफ वो क्या हो रहा है, अग्रसर हो रहे हैं। अगर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है उन तमाम देशों को, तो
की क्या होती है, इकोनॉमी जीडीपी बूस्ट हो सकती है, वो भी क्या बन सकते हैं, विकसित देश बन सकते हैं। तो उन देशों के तमाम देशों की हेल्प करने के लिए इसने क्या करा है, उन सभी देशों को कर्ज दिया है, और वो देश क्या है इसके फेवर में, चाइना के फेवर में अब आ चुके हैं। और इससे क्या होता है कि इससे ग्लोबल साउथ के देशों में चीन का दबदबा और भी अधिक बन चुका है। तो यूरोपीय देशों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध जी हाँ चाइना के द्वारा अब स्थापित हो चुके हैं, कायम हो चुके हैं। सो गाइस, आपको याद होगा यूक्रेन जो युद्ध हुआ था, राइट, यूक्रेन युद्ध के दौरान उसने रूस से बड़ी मात्रा में जी हाँ कच्चा तेल खरीदा था, गैस खरीदा था। अब जब उससे इतनी बड़ी संख्या में उसने कच्चा तेल खरीदा, ठीक है, गैस खरीदी चीन ने, तो क्या हो गया, उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। और उस समय रूस को जी हाँ युद्ध के लिए इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। थिंक अबाउट इट। ये होता है दोस्तों कि आप डायरेक्ट किसी की मदद नहीं करना चाहते तो अप्रत्यक्ष रूप से कर दो, ठीक है, ना ही किसी के आप भले बनो, ना ही किसी के बुरे बनो, ठीक है। तो इस समय चाइना का दबदबा वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो अमेरिका के कंपैरिजन में काफ़ी अधिक है। अगर आप थोड़ा सा राजनीति को और डेप्थ में समझोगे तो काफ़ी मज़ा भी आपको आएगा, क्योंकि वैश्विक स्तर की जो राजनीति है उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन जो इंडिया की राजनीति है उसमें क्या मिलता है आपको, बस जूतन पे जा, जी हाँ, उसने उसको कटाक्ष मार दिया, उसने उसको कटाक्ष मार दिया, बस थोड़े बहुत स्कैम या फिर दोषारोपण का सिलसिला। अभी जो दिल्ली के अंदर चल रहा है, खासतौर पर विधानसभा चुनाव दोस्तों 5 तारीख को होने वाले हैं, उससे पहले जी हाँ राजनीति का घटिया से घटिया स्तर आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से नेता जी हाँ महिलाओं के करैक्टर के ऊपर सोचिए टीका टिप्पणी कर डालते हैं, मतलब कि पर्सनल अटैक कर रहे हैं। हमारे भारत का चुनाव आयोग इस समय क्या है, बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा हुआ है, कोई एक्शन नहीं ले रहा। अगर एक बार चुनाव आयोग ने किसी के भद्दी टीका टिप्पणी के ऊपर उस नेता को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए 5 साल 10 साल के लिए, तो डेकोरम अपने आप क्या होगा, डर के माध्यम से मेंटेन हो जाएगा। तो शायद हमको विदेशों से भी कहीं ना कहीं इस तरह की जो राजनीति होती है, इस तरह की जो चालबाजी होती है, वो सीख करके हमको अपनी राजनीति को और भी अधिक पॉलिश करना चाहिए। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। दोस्तों एक बात और, एलन मस्क के बारे में जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के द्वारा और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल फिर प्रिंट मीडिया के द्वारा ये कयास लगाया जा रहा है कि एलन मस्क या डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक खतरे की घंटी बन करके इनके काफ़ी करीब आ रहे हैं, जी हाँ, या फिर वास्तविक रूप से ये अमेरिका के लिए वरदान बन सकते हैं। थोड़ा सा इस बात को आप लोग डेप्थ में समझने का प्रयास करिए। एक्चुअली दोस्तों ट्रंप ने अपनी टीम में चीन के प्रति नरम रुख रखने वाले जी हाँ एलन मस्क को और एक पर्सनैलिटी और है विवेक रामास्वामी को रखा है, जी हाँ, टीम में, कैबिनेट के अंदर नहीं, ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग, राइट। और साथ ही कूटनीति में तेज तरार और चीन पर कड़ी टिप्पणियां करने वाले जिनका नाम है मार्को रूबियो, इनको इन्होंने अपनी कैबिनेट के अंदर विदेश मंत्री बनाया है। अभी हाल ही में कल दोस्तों ये विदेश मंत्री इंडिया आए थे, ठीक है, क्वाड देशों के जो विदेश मंत्री तमाम इनकी कल मीटिंग हुई थी, उसमें ये भी शामिल थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्यों बोल रहे हैं कि एलन मस्क इस समय चाइना के काफ़ी करीब हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमने देखा था लास्ट ईयर। जी हाँ, लास्ट ईयर एलन मस्क को इंडिया आना था, तो इंडिया का यात्रा को इन्होंने कैंसिल करा, अपने उस टूर को कैंसिल करा, तुरंत उसी दिन जी हाँ वो पहुँच गए थे चाइना के अंदर। तो चाइना में इनका काफ़ी भव्य स्वागत हुआ, ठीक है। और कोई भी उद्योगपति अपना एक एक घंटा फिर एक एक मिनट कहीं पर देता है ना, तो उसका मेन उद्देश्य मैक्सिमम यही रहता है कि वो किस तरह से अपने व्यापार को काफ़ी बूस्ट कर सके, ठीक है, अपने नाम को और भी अधिक ऊंचा कर सके। इनका एक एक सेकंड काफ़ी कीमती होता है। अब इसके बाद से ही ये कहना स्टार्ट हो गया था कि इस समय जो एलन मस्क है उनका झुकाव चाइना की तरफ है, ना कि अमेरिका की तरफ। लेकिन यहाँ पर अमेरिका में जो चुनाव हुए थे, जो कैंपेन हुआ था, उसमें ट्रंप का इन्होंने बहुत अधिक सहयोग दिया था, ठीक है, काफ़ी अधिक शिरकत भी करी थी इनके साथ में। और ओथ सेरेमनी में क्या हुआ था वो सब आपने अच्छे से देखा होगा। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि आखिरकार एलन मस्क चाइना की तरफ हैं या फिर अमेरिका की तरफ हैं? क्या ये चाइना की आवाज़ बन करके ट्रंप से, जी हाँ, उनकी जो मंशा है उनको पूरा कराने का प्रयास करेंगे? बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, बट वीडियो को पॉज करके दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर करिएगा मुझे कि आपको क्या लगता है कि वास्तविक रूप से, ठीक है, एलन मस्क ना चाइना की तरफ है ना अमेरिका की तरफ है, उनको अपने उद्योग से मतलब है। जो उनके उद्योग में इन्वेस्ट करेगा, जो उनके उद्योग को बूस्ट कर सकता है, ये उसकी तरफ हो जाएंगे। बट आपको एक चीज़ और ध्यान रखने की, ट्रंप अपने दोस्तों को एक सीमा तक ही छूट देते हैं। जी हाँ, ट्रंप जो है ना, ये एलन मस्क जो है वो ट्रंप के दोस्त हैं, कोई राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं है, कोई कैबिनेट की मीटिंग के मेंबर नहीं है, ये ध्यान रखिए। आपको याद होगा ट्रंप का जब पहला कार्यकाल स्टार्ट हुआ था और उन्होंने अपने कैबिनेट में एक बहुत बड़ा फेरबदल तुरंत कर दिया था। सोचिए, वो तो राजनीति की समझ रखते हैं, तब उनको चेंज कर दिया गया, ये फिर भी दोस्त हैं। तो आखिरकार एक लिमिट तक ही ये उचित दूरी बना के चलेंगे एलन मस्क के साथ में।
ठीक है। सो गाइस अब आज के इस वीडियो में बस के इतना ही। और आपको क्या लगता है टैरिफ वाली बात को लेकर के, क्या हमको सच में डरने की आवश्यकता है या हम भी अमेरिका से टक्कर ले सकते हैं कि हमारे साथ में खड़ा है चाइना, या फिर अगर चाइना वर्सेस अमेरिका के बीच में कोई युद्ध छिड़ जाता है फ्यूचर में, मान के चलिए कल्पना करिए छोटा सा शीत युद्ध, ठीक है, एक दिन का, तो हमको इंडिया की तरफ, इंडिया वालों को चाइना की तरफ साथ देना चाहिए या फिर हमारा इंडिया साथ देगा अमेरिका का? अगर आप भारत के पीएम होते तो आप क्या करते? कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।